उन मटेरियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं या फिर इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं। स्पेसिफिकली किस इंजीनियरिंग की फील्ड में? मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स के बारे में हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले हैं। वरना तो अगर देखा जाएगा तो मटेरियल एक बहुत बड़ी साइंस है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम रिसर्च करेंगे तो आपके ये 3 साल का जो ड्यूरेशन है पूरे डिप्लोमा का, सिर्फ मटेरियल के ऊपर ही लगा देंगे हम तो वो भी हमको कम पड़ेगा। इतनी बड़ी जो है ये साइंस है, क्योंकि इतने सारे मटेरियल जो है एग्जिस्ट करते हैं हमारे अर्थ के ऊपर। इतने सारे मटेरियल्स हैं, अगर हम उसके ऊपर रिसर्च करने जाएंगे तो ये जो 3 इयर्स का टीनियर है आपका, 3 इयर्स का ड्यूरेशन है, वो भी शॉर्ट पड़ जाएगा। तो इसलिए आपके सिलेबस के अंदर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ उन मटेरियल्स के ऊपर स्पेसिफिकली फोकस करने वाले हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होते हैं। आ रही है बात समझ में? तो अभी देखो हम लोग बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर के ऊपर। ये सिलेबस का तो मैं आपको नाम बता दिया, नाम के बाद हमने ये देख लिया कि हम लोग इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। सो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। क्या है फर्स्ट चैप्टर हमारा? बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। वेरी गुड। तो अब यहाँ पे हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल्स का बेसिक्स देखने वाले हैं। अब बेसिक्स में क्या आ गया? उसके प्रॉपर्टीज़, जैसा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है। इन सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर। देन इसी के साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल भी हम लोग देखने वाले हैं कि मटेरियल को कितने हिस्सों में क्लासीफाई किया गया है और उसका क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे किया गया है। थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे रिविजन के टाइप पे ले लिया है कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो आमतौर पे जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, मेजर टाइप्स ऑफ मटेरियल्स जो हम डे टू डे लाइफ के अंदर देखते हैं, आमतौर पे जो देखने को हमको मिलते हैं वो कौन से मटेरियल्स हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ एक नाम दिए गए हैं जो आमतौर पे हमको देखने को मिलते हैं। मेटल्स हैं, सिरेमिक्स हैं, पॉलीमर्स हैं, कंपोजिट्स हैं और एडवांस्ड मटेरियल्स हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, मेटल्स किसको बोलते हैं? कोई बता सकता है व्हाट इज़ मेटल? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। सो मेटल्स आर दोज मटेरियल्स विच शेयर्स देयर इलेक्ट्रॉन्स इजीली टू फॉर्म बॉन्ड्स, मेटेलिक बॉन्ड्स। ऐसे पदार्थ या ऐसे सब्सटेंसेस या फिर ऐसे मटेरियल्स जो आसानी से अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। किस लिए शेयर करते हैं? टू फॉर्म द मेटेलिक बॉन्ड्स, बॉन्डिंग बनाने के लिए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मेटल के अंदर जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहेगी उतना ज़्यादा क्या रहेगा, उसकी स्ट्रेंथ रहेगी। तो मेटल्स के अंदर क्या होती है? बॉन्डिंग बनाते हैं वो लोग, शेयर कर देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से ताकि बॉन्डिंग बनाई जा सके। दैट्स वाई मेटल पॉजेसेस द गुड स्ट्रेंथ। अब एक जो प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ की, वो किस वजह से है? बिकॉज मेटल्स क्या करते हैं? बॉन्डिंग बनाते हैं, और वो बॉन्डिंग कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। इसी वजह से आपका जो मेटल्स रहते हैं आमतौर पे वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। देन दूसरा टाइप देखते हैं हम लोग मटेरियल्स का, वो है सिरेमिक्स। किसको बोलेंगे सिरेमिक? ये तो एकदम आसान है, ये बता सकता है कोई सिरेमिक क्या है, कहाँ से आता है या उसका एप्लीकेशन कहाँ है, यूज़ कहाँ पे होते हैं सिरेमिक्स? नहीं पता किसी को? ठीक, देखिए सिरेमिक आते हैं आपके स्टोन से। एक स्पेशल टाइप का स्टोन होता है जो ऑब्वियसली आपके अर्थ क्रस्ट से निकलता है, ज़मीन से निकलता है आपके, और उसको क्या किया जाता है? क्रश किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। और उस पाउडर में क्या करते हैं हम लोग? एक अधेसिव मटेरियल या फिर एक बॉन्डिंग मटेरियल डालते हैं, और वो डालने के बाद क्या करते हैं हम लोग? उसको जो शेप देना चाहते हैं आप उसको वो शेप दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ के अंदर सिरेमिक्स कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? तो सब लोग अपने घर के जो है टाइल्स देख लो, अभी वो सारे के सारे जो टाइल्स हैं वो सिरेमिक से बने हुए हैं। देन उसके बाद आपके वॉश बेसिन देख लो, बाथरूम के अंदर जो लगे हुए रहेंगे वॉश बेसिन, या आपके घर में लगे हुए वॉश बेसिन। देन उसके बाद जो है आपके टॉयलेट की सीट्स देख लो, वो भी सिरेमिक से बने हुए हैं। आपके किचन के अंदर जो टाइल्स लगी हुई है ना वॉल्स के ऊपर, किचन के वॉल के ऊपर जो टाइल्स लगी हुई है वो सारे के सारे सिरेमिक से बने हुए हैं, ठीक है। ये डे टू डे लाइफ के अंदर हम लोग सिरेमिक्स का इस तरीके से उसका एप्लीकेशन है। इसी के साथ साथ ये तो आपका एक नॉर्मल डोमेस्टिक एप्लीकेशन मैंने बता दिया। अब इसका स्पेशल एप्लीकेशन मैं बताता हूँ। सिरेमिक की एक प्रॉपर्टी है कि हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है एंड इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर से हीट
गर्मी जो है पास नहीं होती, हीट पास नहीं होती, ना ही इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, करंट पास होता है। तो इसकी वजह से जो है जितनी भी चीज़ें हैं, जैसा फ्यूजेस वगैरह है आपके, जो मेन एमसीबी रहता है ना आपके घर में, एक मेन फ्यूज बोर्ड रहेगा, देखो जहाँ पे सारे रूम्स के फ्यूजेस वगैरह होते हैं। यस सर। हाँ, तो जो पहले ज़माने में आते थे, मतलब पुराना अगर किसी का कंस्ट्रक्शन रहेगा घर का, तो आप लोग अपने घर में देख सकते हो कि वो सिरेमिक के बने हुए हैं उसके फ्यूजेस। यस सर। हाँ, जिसको हम लोग चीनी मिट्टी बोलते हैं ना, चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी के बने हुए या फिर सिरेमिक के। यस सर। तो क्यों बने हुए सिरेमिक के, क्यों बना रहे हैं हम लोग, क्यों यूज होते थे सिरेमिक के? अभी तो आजकल तो नहीं होते हैं। करंट हाँ, वेरी गुड। अगर आपको आपका क्या हो गया, जो फ्यूज है वो शॉर्ट हो गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको निकालना पड़ेगा आपको। करंट तो ऑन है ना, एमएससीबी की तरफ से तो करंट आ रहा है। अगर आप डायरेक्टली वैसे ही उसको हाथ लगा दोगे तो आपको क्या होगा, वहाँ से सर्किट कंप्लीट हो जाएगी और आपके बॉडी में से करंट पास होगा, आपको शॉक लगेगा और आप वहाँ पे आपका डेथ भी हो सकती है। तो आपको वहाँ पे ऐसा मटेरियल चाहिए जो सर्किट को ब्रेक कर दे, या फिर जिसके अंदर से करंट पास ना हो। ह्यूमन बॉडी जो होती है, वो ह्यूमन बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो पता है ना आप लोगों को। ह्यूमन बॉडी के अंदर से करंट पास होता है, कब पास होता है, उसकी भी एक कंडीशन है। लेकिन क्या कंडीशन है कि आपकी जो बॉडी है वो अर्थ से टच होनी चाहिए, ज़मीन से कहीं ना कहीं टच अगर हो रही है तो ही करंट उसमें से पास होगा, तो ही सर्किट वो कंप्लीट होगी। अगर आपकी बॉडी ज़मीन को कहीं पे टच ही नहीं कर रही, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया है, प्लास्टिक की कोई चप्पल पहन ली है, या फिर आप किसी फाइबर के चेयर के ऊपर खड़े हो गए, तो आपके अंदर से करंट फ्लो होगा क्या, करंट पास होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पे सर्किट ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। वही अगर आप एक हाथ से दीवार को टच कर लेते हो, तो वहाँ से आपकी दीवार के थ्रू जो है अर्थ को वहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो गई, वहाँ पे अर्थिंग मिल गई। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ये बॉडी करंट का जो सर्किट है, वो सर्किट अगर पूरा होता है तो ही शॉक लगता है, वो मैं बताना चाह रहा था। तो सिरेमिक का पर्पस क्या है, सिरेमिक के फ्यूजेस क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं, कि वो सर्किट को ब्रेक कर देता है बीच में ही, करंट को आगे पास नहीं होने देता है। उसी के साथ साथ अगर आपके पास टू व्हीलर है, तो टू व्हीलर के अंदर यूज़ होने वाले स्पार्क प्लग जो है, स्पार्क प्लग भी सिरेमिक के बने हुए होते हैं। क्यों बने हुए होते हैं स्पार्क प्लग सिरेमिक के? उसका जो आउटर सरफेस है वो सिरेमिक का क्यों बना हुआ होता है? बिकॉज मेटल से ज़्यादा इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सके। मान लीजिए मेटल, फॉर एग्जांपल मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर आयरन का वो 1450 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1450 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मान लीजिए आयरन का जो है मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है, तो सिरेमिक का जो है उससे भी ज़्यादा है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हम बोल सकते हैं उसको। 2000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है सिरेमिक का आपका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर रहेगा। तो मतलब मेटल से ज़्यादा या फिर आयरन से ज़्यादा वो टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है। ओके, यस सर। ठीक है। तो सिरेमिक का समझ में आ गया आप लोगों को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। जहाँ पे भी एस्थेटिक्स चाहिए, टाइल्स में मतलब क्या चाहिए आपको, शाइनिंग चाहिए ना। और बहुत सारे लोगों के घर में जो टाइल्स रहेंगे उसके ऊपर डिज़ाइन भी बना हुआ रहेगा, मतलब आसानी से आप जिस शेप में चाहे उसको उस शेप में डिफॉर्म कर सकते हो। क्यों डिफॉर्म कर सक रहे हैं हम लोग, जिस शेप में चाहे उस शेप में उसको? बिकॉज टाइल्स को हम लोग बेसिकली जो बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, अभी आप लोगों ने कुम्हार देखा है क्या? कुम्हार तो ये जो मड पॉट्स बनाते हैं ना, मड पॉट मतलब क्या है, मटका जिसमें पानी रखते हैं ना हम लोग, मटका। तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मड पॉट बोलते हैं। तो अब ये जो मड पॉट्स हैं ये कैसे बनते हैं? अब वो जैसे चाहे, कुम्हार जो होता है जैसे चाहे वैसा शेप देता है ना। अभी सुराई भी बनाता है, वो थोड़ा सा लंबी वाली बनाता है, छोटी साइज़ की। मटका भी बनाता है तो वो देखो थोड़ा कभी गोल बनाता है, कभी थोड़ा सा वो सिलेंड्रिकल होता है, कभी जो है स्पेरिकल होता है शेप का, मतलब अलग अलग शेप का बना रहा है ना वो। सेटअप तो सेम है उसका। यस सर। तो आसानी से उसको जो है शेपिंग कर रहा है। वो कैसे शेपिंग कर रहा है? क्योंकि उसके पास जो रॉ मटेरियल है ना, जिस मटेरियल को वो शेप दे रहा है, वो कौन से फॉर्म में है? वो एक पेस्ट के फॉर्म में है। इसकी वजह से उसको आसानी से वो जो है किसी भी शेप में उसको डिफॉर्म कर सक रहा है। तो सेम जो सिनेरियो है वो सिरेमिक के साथ भी है। सिरेमिक को क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। देन उसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, अधेसिव मटेरियल को ऐड कर रहे हैं जो बॉन्डिंग बनाए रखेगा उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में। और फिर वो पेस्ट तैयार हो गया उसका। अधेसिव मटेरियल ऐड करने के बाद क्या हो गया, वहाँ पेस्ट तैयार हो गया। अब उस पेस्ट को आप जिस चाहे उस शेप में डिफॉर्म कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा उसके अंदर डिज़ाइन बना सकते हैं। इसी वजह से आप लोगों के घर के टाइल्स में अगर आप देखोगे तो किसी के घर के टाइल्स में आपको डिज़ाइन नज़र आएगा, किसी के घर के टाइल्स जो है वो प्लेन रहेंगे। और सिर्फ और सिर्फ टाइल्स की बात नहीं, अभी जो है मैंने आपको वॉश बेसिन का भी एग्जांपल दिया था, देन उसके बाद टॉयलेट की सीट का भी एग्जांपल दिया था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अलग अलग शेप्स में, अलग अलग डिज़ाइंस में आती हैं।
तो ये अलग अलग शेप्स और अलग अलग डिज़ाइंस को में डिफॉर्म करना सिरामिक्स को बहुत आसान होता है, इसी वजह से जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी इसकी एक स्पेशलिटी ये है कि उसका जो सरफेस फिनिश होता है वो एकदम हाई होता है, मतलब उसका जो आउटर सरफेस है वो एकदम शाइनी रहेगा, है ना, स्मूथ रहेगा। आपके घर के टाइल्स में अगर आप देखोगे तो उसके जो है सरफेस कैसा एकदम स्मूथ है, शाइनी है ना, रिफ्लेक्ट होता है, कुछ भी चीज़ अगर आप उसके ऊपर रखते हो तो वो रिफ्लेक्ट होती है, उसका रिफ्लेक्शन आता है। तो यही सारे फीचर्स की वजह से सिरेमिक का इस्तेमाल टाइल्स बनाने में होता है या फिर दूसरे एप्लीकेशंस में होता है। इसी के साथ साथ स्पेशल एप्लीकेशंस की हमने बात की थी कि ये जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है सिरेमिक की, वो इस तरीके की प्रॉपर्टी है, इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स वाई वी प्रेफर इट इन द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल के जहाँ पे भी जो है चीज़ें हैं, जैसा फॉर एग्जांपल स्विचेस आपको बनाने हैं या फिर जो है आपको फ्यूजेस बनाने हैं, तो उन सारी जगहों पे जो है हम लोग इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस में सिरेमिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन उसी के साथ साथ ऑटोमोबाइल के अंदर भी जो है इसका इस्तेमाल होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी जहाँ पे स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग जो होता है आपका सिलेंडर, उसका कुछ एक पोर्शन जो है सिलेंडर के अंदर भी होता है, पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म जहाँ पे होता है उसके अंदर भी जो है आपके स्पार्क प्लग का कुछ एक पोर्शन होता है। जितनी भी पेट्रोल इंजन है उसके अंदर सब सारे के सारे पेट्रोल इंजन, चाहे वो 2 व्हीलर रहने दो, 4 व्हीलर रहने दो, या कोई भी आपका जो है व्हीलर रहने दो, जितने भी व्हील का राजा, चाहे वो 3 व्हीलर रहने दो, ऑटो वगैरह रहने दो, ठीक है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, या उससे बड़ा भी अगर कोई व्हीकल है आपका, हेवी ड्यूटी व्हीकल है जो पेट्रोल इंजन के ऊपर चलता है या फिर पेट्रोल के ऊपर चलता है वो, तो उन सारे व्हीकल्स के अंदर क्या रहेगा, आपका स्पार्क प्लग रहेगा। और उस स्पार्क प्लग के अंदर जो मटेरियल यूज़ किया जाएगा वो सिरेमिक का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों सिरेमिक का इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि वो हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है। आ गया समझ में यहाँ पे सिरेमिक्स के बारे में सब लोगों को? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट मटेरियल पे आते हैं, हमारा पॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्या हैं? पॉलीमर्स किसको बोलेंगे? अभी ये देखो टर्म जो है ना पॉलीमर्स, ये दो अलग अलग भाग से मिलकर बना है, दो अलग अलग पार्ट से मिलकर बना है। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट जो है वो है पॉली, POLY, पॉली, और दूसरा जो पार्ट है वो है मर्स, MEERS, मर्स। तो पॉली किसको बोलते हैं? पॉली ये प्लूरल वर्ड, प्लूरल, एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा क्या बोलते हैं हम लोग? पॉली बोलते हैं। पॉली का सिंगुलर वर्ड क्या है? सिंगुलर वर्ड क्या है पॉली का? मोनो, है ना, मोनो मीन्स सिंगल, पॉली मीन्स मेनी, याद रहेगा। मोनो, MONO, मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल, अकेला। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी, ढेर सारे, ओके, एक से ज्यादा, मल्टीपल। तो ये क्या है? प्लूरल वर्ड है। पॉली का मतलब क्या है? प्लूरल वर्ड है ये, और इसका मायने होता है एक से ज़्यादा, या फिर मेनी हम लोग बोल सकते हैं। इंग्लिश में अगर किसी वर्ड का अगर हमको इस्तेमाल करना है तो हम लोग मेनी के बराबर उसको रख सकते हैं, ठीक है। अभी दूसरे पार्ट की तरफ आइए, मर्स। मर्स का मतलब क्या होता है? यूनिट। मर्स का मतलब क्या है? यूनिट। ये भी वापस लैटिन लैंग्वेज से आया है। तो ये जो है ना पॉलीमर, ये जो वर्ड है लैटिन लैंग्वेज से आया है, उसका जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि इंग्लिश जो है अलग अलग लैंग्वेज से मिलकर बनी है, उसके अंदर लैटिन लैंग्वेज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो बहुत सारे वर्ड जो इंग्लिश के अंदर यूज़ होते हैं वो लैटिन वर्ड से या लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, ओके। तो पॉली का मतलब क्या है बताओ आप लोग? एक से ज्यादा, मेनी। और मर्स का मतलब क्या है? यूनिट। हाँ, तो ये पॉलीमर्स मतलब क्या हो गया? मेनी यूनिट्स। हाँ, मतलब ढेर सारी यूनिट्स, है ना, ढेर सारी यूनिट्स। अब ये जो टर्म आया पॉलीमर, वो आया है मोनोमर से। मोनोमर मतलब क्या है? एक यूनिट, सिंगल यूनिट, है ना। मोनोमर किसको बोलेंगे हम लोग? सिंगल यूनिट के बोलेंगे। पॉलीमर किसको बोलेंगे? ढेर सारी यूनिट्स को इकट्ठा कर लिया हमने, ढेर सारी यूनिट्स को क्या कर लिया? एक जगह पे जमा कर लिया हमने, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलीमर्स। हाँ, ढेर सारे सिंगल यूनिट्स को क्या किया हमने? चेन के फॉर्म में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। तो वो जो है उस मटेरियल को हम लोग पॉलीमर के नाम से बुलाएंगे, ओके, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंपोजिट्स के ऊपर। अच्छा, और एक खास बात यहाँ पे, पॉलीमर जो है ये आर्टिफिशियल मटेरियल है। ये कैसा मटेरियल है? आर्टिफिशियल। ये लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है, ये साइंटिफिकली तैयार किया जाता है। बाकी मेटल्स जो है, मेटल्स सारे के सारे आपके नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। जितना नेचर में रहेगा उतना ही मिलेगा आपको।
सिरेमिक भी जो मिल रहा है हमको कहाँ से मिल रहा है, अर्थ क्रस्ट से मिल रहा है। मेटल भी अर्थ क्रस्ट समझ में आता है ना, अर्थ क्रस्ट यस सर। किसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट? यस सर। किसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट? अर्थ के सेंटर में। भूकंप। अर्थक्वेक किसको बोलते हैं फिर? सर अर्थ के सेंटर में जो होता है ना सर, उसको कोर बोलते हैं। अर्थ के सेंटर में जो है उसको कोर बोलते हैं। अच्छा अच्छा। अर्थ क्रस्ट किसको बोलेंगे? यस। तो अभी यहाँ पे देखो आपको अलग अलग इमेजेस नज़र आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे एक मैं आपको इमेज ओपन करके बताता हूँ कि क्रस्ट किसको बोलते हैं। अर्थ का क्रस्ट मतलब जो बिल्कुल आउटर सरफेस है ना, आउटर सरफेस बिल्कुल बाहरी वाली परत, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रस्ट बोलते हैं। ये ऊपर दिख रहा है ना आपको क्रस्ट। अब जितने भी मेटल्स निकलते हैं ना, हमारे मेटल जितने भी निकल रहे हैं, ये सारे के सारे किससे निकल रहे हैं? अर्थ क्रस्ट से ही निकल रहे हैं। कहाँ से निकल रहे हैं सारे के सारे मेटल्स? अर्थ क्रस्ट से। अर्थ क्रस्ट। ये जो है ना अर्थ क्रस्ट, ये नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है कि कितना मेटल कितने क्वांटिटी में रहेगा। यस। तो समझ में आया बच्चों क्रस्ट किसको बोलते हैं? यस सर। हाँ। अब ये जो है, ये जो लावा वगैरह निकलता है वो लावा किधर बनता है पता है आप लोगों को? इनर कोर में। हाँ, इनर कोर के अंदर जो है लावा होता है, ठीक है। एकदम यहाँ पे हाई टेम्परेचर है बिल्कुल। हमारा जो सेंटर है ना, किसी ने बोला ना कोर बिल्कुल सेंटर। यस सर। हाँ, तो ये अलग चीज़ है, ये क्रस्ट नहीं है, ये इनर कोर है। इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर भी आपके क्या है, मेटल्स वगैरह हैं। तो ये सारे मेटल्स जो है ना आपके इनर कोर में भी है। बट यहाँ पे जो है ना बहुत हाई टेम्परेचर जोन होता है, एकदम लिक्विड फॉर्म में लावा है इसके अंदर। यहाँ पे लावा है आपका जो आप लोगों ने वो देखा है क्या बोलते हैं उसको? देखो इंग्लिश में ज्वालामुखी। ज्वालामुखी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? वोल्केनो। वोल्केनो। हाँ, वैसे ही उसको उर्दू में आतिशफिशा बोलते हैं। तो आतिशफिशा जो है ना, ये वॉल्केनोस जो हैं वो कैसे निकलते हैं? अगर उसको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है बाहर निकलने के लिए, इसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेटल्स नहीं है, इसके साथ साथ वहाँ पे गैसेस भी है बहुत सारे। हाँ, तो जैसे ही उसको थोड़ा सा पैसेज मिल गया, कहीं से भी पैसेज अगर थोड़ा सा भी मिल गया, तो वॉल्केनो इरप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा फिर? वॉल्केनोस वहाँ पे इरप्ट होने लगेंगे, फिर एक माउंटेन बन जाएगा। अभी वॉल्केनोस के बहुत ढेर सारे टाइप्स हैं। बाज़ जगह पे जो है उसका एक माउंटेन तैयार हो जाएगा, बाज़ जगह जो है कैविटी बन जाती है, बड़ा सा खड्डा हो जाएगा। तो ये सब बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये जो आमतौर पे वॉल्केनोस इरप्ट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलते हैं, या फिर जहाँ पे थोड़ा सा उसको गैप मिल गया बाहर निकलने के लिए गैस को, तो वहाँ पे वो इरप्ट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट मैं जो बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि हमारे जो मेटल्स हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो कहाँ पे अवेलेबल हैं? इस अर्थ क्रस्ट के ऊपर अवेलेबल हैं। ओके, तो आप लोगों ने सुना होगा, देखो बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर गोल्ड है, मिट्टी के अंदर गोल्ड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, या फिर उस ज़मीन में गोल्ड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। सुना है क्या कहीं पे आपने? यस। कहाँ पे है? हाँ, किस कंट्री में है? ऑस्ट्रेलिया में कोल ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में कोल ज़्यादा है। वेरी गुड, ठीक है। तो अब ये डिपेंड कैसे करता है ऑस्ट्रेलिया में कोल ज़्यादा कैसे क्या हो गया? कि नेचर की तरफ से है ये। जैसा वहाँ पे वॉल्केनो कोई कभी इरप्ट हुआ होगा और उससे जो है कोल वहाँ पे ज़्यादा निकल गया, तो वहाँ का जो अर्थ क्रस्ट बन गया है अभी वो किससे बन गया है? कोल से बना हुआ है। तो कोल वहाँ पे लार्जर क्वांटिटी में है। इंडिया में कौन सा मेटल ज़्यादा है? कौन सा मटेरियल ज़्यादा है? आयरन जो है ना, आयरन इंडिया में बहुत ज़्यादा है। बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन 3 स्टेट्स के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मिलता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? यस सर। हाँ, तो ये जो है कोर अर्थ क्रस्ट से जो है आप लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे माइनिंग का वर्ड सुना है आपने? माइनिंग। यस सर। माइनिंग Yes, किसको बोलते हैं? माइनिंग किसको बोलते हैं? माइन करना मतलब क्या करना? खोदना। माइन करना मतलब क्या है? खोदना। खोदना। अभी यहाँ पे माइनिंग आप लोगों ने सुना होगा, कोल माइनिंग है, क्या कोल की माइन है, कोल की खदान है। Yes. कोल कान भी बोलते हैं उसको, खदान भी बोलते हैं उसको, तो खान भी बोलते हैं उसको, है ना। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? माइंस बोलते हैं। तो माइन जो है आयरन की हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है ना, बक्साइट की हो सकती है, और गोल्ड की हो सकती है। तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी आप लोगों ने देखा होगा गोल्ड ज़्यादा क्वांटिटी में है वहाँ पे। तो उसके बाद गल्फ की कंट्रीज़ में भी आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे भी गोल्ड जो है ज़्यादा क्वांटिटी में है।
देन उसके बाद इंडिया में अगर देखेंगे तो हमारे पास एल्यूमिनियम ज़्यादा क्वांटिटी में है, आयरन ज़्यादा क्वांटिटी में है अदर कंट्रीज़ के कंपेरेटिवली। तो ये सारी चीज़ें जो मिल रही है माइनिंग की वजह से मिल रही है। क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारा जो क्रस्ट है ना, अर्थ का जो क्रस्ट है, ऊपर का जो सरफेस है, देखो यहाँ पे दिखा रहा है क्रस्ट कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो ये जो सरफेस है, सिर्फ इस सरफेस में हमको क्या मिलते हैं, मेटल्स मिलते हैं। तो ये सरफेस को क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इतना जो एरिया है उसको हम क्या करते हैं, माइनिंग करके निकालते हैं, फिर उसकी रिफाइनिंग होती है, उसका फिर अलग प्रोसेस है कि उसको कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, वो सारे प्रोसेस की मदद से फिर हम वहाँ पे मेटल्स को सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग करते हैं वहाँ पे, और उसको हम जो भी शेप में डिफॉर्म करना है उस शेप में डिफॉर्म करते हैं। तो ये जो मेटल्स हैं ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, टोटली नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। ये हमको जितना चाहिए उतना नहीं मिलता है। अभी देखो मेटल का रेट बढ़ रहा है ना, आयरन का रेट बढ़ रहा है डे बाय डे, गोल्ड का रेट बढ़ रहा है डे बाय डे, एल्यूमिनियम का रेट बढ़ रहा है डे बाय डे। क्यों बढ़ रहा है, सारे मेटल्स के रेट इन शॉर्ट बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन जिस रेशियो से बढ़ रही है, ज़्यादा है। हाँ जिस रेशियो से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस रेशियो से हमारे पास जो है नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमारे पास उतनी क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है जितनी कि हमारी आज की पॉपुलेशन है, या फिर जिस रेशियो से या जिस प्रोपोर्शन से हमारा जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उसको, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज है हमारे पास उतने एडिक्वेट नहीं हैं। दैट्स वाई मेटल्स जो है, मेटल्स के रेट डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। आ रही है बात समझ में? हाँ, सेम एग्जांपल उसका ऐसे ही जैसे पेट्रोल डीजल का है। पेट्रोल डीजल के रेट क्यों बढ़ते हैं डे बाय डे? उसका क्वांटिटी कम होती जा रही सर। जितना उसका डिमांड है, जो वर्ल्ड में जितना पॉपुलेशन है, जिसके साथ जितने व्हीकल्स हैं उस प्रोपोर्शन में जो है उसका प्रोडक्शन नहीं है, क्रूड ऑयल का जो है उतना प्रोडक्शन नहीं है। दैट्स वाई क्या होता है, यहाँ पे डिमांड बढ़ गया और सप्लाई कम हो गया। डिमांड और सप्लाई का खेल है सब। डिमांड अगर ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो रेट बढ़ गया, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है तो रेट कम हो गया। ये तो सेम सिंपल लॉजिक है ये, है ना, डिमांड और सप्लाई का। तो यहाँ पे मेटल के साथ क्या हो रहा है, मेटल के साथ क्या केस है, मेटल का सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, इसकी वजह से इसके रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब पॉलीमर का मैं क्यों बताया यहाँ पे, पॉलीमर से वापस मेटल के ऊपर क्यों गया, कि पॉलीमर के साथ ऐसी सिचुएशन नहीं है। पॉलीमर जो है एक आर्टिफिशियल मटेरियल है या साइंटिफिक मटेरियल है जिसको हम लोग लेबोरेटरी में तैयार करते हैं, साइंटिफिकली इसको तैयार किया जाता है केमिकल रिएक्शन करवा कर। अब जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतना हम इसको प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसका हमारे हिसाब से, हमारी रिक्वायरमेंट जैसी है, जितना डिमांड है उतना हम लोग इसको सप्लाई कर सकते हैं। दैट्स वाई अभी आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग ईरास के बारे में सुना होगा। ईरा समझ में आता है, ईरा, ERA, ईरा सुना है ना, ईरा? यस सर। किसको बोलते हैं ईरा? अभी देखो ये कुछ और ही बता रहा है ईरा को। चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ तो भी मिला अपने को रिलेटेड में, छोड़ दो ये। अभी ईरा किसको बोलेंगे, चलो ईरा भी छोड़ दो। एज के बारे में सुना है, स्टोन एज? यस सर। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ईरा बोलते हैं, है ना। एक ईरा ऐसा था, या एक पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ईरा किसको बोलते हैं एक्चुअली, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बोलते हैं स्पेसिफिकली, अगर उसको एक्सप्लेन करेंगे तो एक ड्यूरेशन ऐसा भी आया था जिसके अंदर जितनी भी चीज़ें बना करती थी सारी की सारी स्टोन से बना करती थी। सारी चीज़ें किससे बनेंगी, स्टोन से ही बनेंगी। अब चाहे आपका वो घर रहो या गाड़ी रहो या व्हील रहो या आपकी यूटेंसिल्स रहो, सारी की सारी चीज़ें जो है किससे बना करती थी, आपके स्टोन से ही बना करती थी। चाहे आपके ये वेपन्स रहो, देखो ये स्टोन एज वाले वेपन्स हैं, दिख रहा है आपको, नज़र आ रहे हैं? इसके अंदर अगर आप हैमर भी देखोगे तो जो जितनी भी नोकीली चीज़ें अगर आप देखोगे तो वो सारी सारी किससे बनी हुई है, स्टोन से ही बनी हुई है। मैक्सिमम चीज़ें जो है स्टोन से ही बनी हुई है। दैट्स वाई दिस एज और दिस ईरा इज कॉल्ड एज स्टोन एज। तो सबसे पहले जो था, सबसे पहले स्टोन एज था, एकदम स्टार्टिंग में, एट द बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमैनिटी, जब इंसानियत या इंसान बसना चालू हुए इस दुनिया में, तो उस टाइम पे क्या था, स्टोन एज था। जब पहला जो इंसान था जब वो आया तो उसने क्या किया, सबसे पहले स्टोन्स को यूज़ करना स्टार्ट किया, स्टोन से अपनी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल की।
तो सबसे पहला जो इरा था, सबसे पहला जो एज था वो था स्टोन एज। देन उसके बाद जो है स्टोन एज गया, कौन सा एज आया? ब्रॉन्ज एज आया। तो जितनी भी चीज़ें बना करती थी फिर वो ब्रॉन्ज की बना करती थी। सेकंड जो इरा आया, सेकंड जो एज आया वो किसका आया? ब्रॉन्ज का आया। तो जितनी चीज़ें आपको दिख रही है वो किससे बनी हुई थी? वहाँ पे मैक्सिमम जो चीज़ें बना करती थी वो ब्रॉन्ज की बना करती थी। ठीक है, अभी आप वेपन वगैरह देखोगे तो अभी यहाँ पे जो है स्टोन के बजाय किसके देखेंगे आपको? यहाँ पे ब्रॉन्ज के दिखेंगे। फिर ये एज भी चला गया, ब्रॉन्ज एज भी चला गया। फिर आया कौन सा एज, बता सकते हैं कोई? इसके बाद कौन सा एज आया? इसके बाद आया है आयरन एज। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो ये ब्रॉन्ज एज के बारे में, तो ये किंग था जिसने ज़्यादातर ब्रॉन्ज की ही चीज़ें बनवाई थी। तो ये ब्रॉन्ज एज भी काफ़ी लंबे अरसे तक चला है। देन उसके बाद आया है आयरन एज। अब आयरन एज में क्या होने लगा? जितनी भी चीज़ें बनने लगी सारी की सारी आयरन से ही बनने लगी। सारी सारी चीज़ें कैसे बनने लगी? आयरन से ही बनने लगी। तो हम लोग अभी देखो ये सारी चीज़ें आप आज के दौर में भी देख सकते हो, है ना? ये एंकर वगैरह आपको आज भी देखने को मिल जाएगा। इस तरीके की चीज़ें जो है आपको आज भी देखने को मिल जाएगी आयरन की बनी हुई। सो राइट नाउ हम लोग कहाँ पर हैं? हम लोग दो इराज के बीच में हैं। हमारा जो जनरेशन है या हम जो है कौन से ड्यूरेशन में है? हम लोग दो ड्यूरेशंस के बीच में हैं। कौन से दो ड्यूरेशंस के बीच में हैं हम लोग? आयरन एज और पॉलीमर एज के बीच में हैं। हम लोग आयरन एज को छोड़ रहे हैं और पॉलीमर एज को अडॉप्ट कर रहे हैं, है ना? तो अभी अगर आप लोगों ने नोटिस किया है तो जितनी भी कार है, जितने भी व्हीकल्स हैं, उसके अंदर मैक्सिमम यूज होने वाला मटेरियल कौन सा है? आयरन है। वेरी गुड, आयरन की चीजें नजर आती है। इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स देखो किसके बने हुए हैं? आयरन कॉपर। के बने हुए हैं। ट्रेन, कॉपर ट्रेन का जो ट्रैक है वो आयरन आयरन से। तो आप लोग जो है ना आयरन से घिरे हुए हैं, या हम लोग आयरन से घिरे हुए हैं, है ना? चारों तरफ आपको आयरन ही आयरन नजर आ रहा है। बट जिस रेशियो से या जिस स्पीड से पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो रही है, हमारे पास नेचर में उतना आयरन अवेलेबल नहीं है कि सारे जो ह्यूमन्स है या सारी जो पॉपुलेशन है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। दैट्स वाई अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? स्विच कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ स्विच कर रहे हैं? आयरन एज से स्विच कर रहे हैं पॉलीमर एज की तरफ। अभी आप लोग जो है अपने घर के अंदर नज़र घुमाओ, आपको प्लास्टिक की कितनी चीज़ें नज़र आ रही है? सब लोग अपने अपने घर में अपने आसपास देखो कि प्लास्टिक का की क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही है। आपको बोलना है कि मुझे प्लास्टिक का, मेरे घर में चेयर नज़र आया, मेरे घर में टेबल नज़र आया, मेरे घर में जो है बास्केट नज़र आई, या मेरे घर में जो है हैंगर नज़र आया, या मेरे घर में जो है आपको स्विच बोर्ड नज़र आया है। जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही है आप बताइए कि प्लास्टिक की आपको कितनी चीज़ें नज़र आ रही है? चेयर, प्लास्टिक चेयर। हाँ, बॉटल्स और ग्लास, सॉरी क्या? प्लास्टिक की बकेट, यस, वेरी गुड। और डब्बे प्लास्टिक के, वेरी गुड, कंटेनर्स, राइट। और ऐसा कोई है? वेरी गुड। ऐसा कोई है जिसके घर में, ऐसा कोई है क्या? अपने पूरी जो क्लास है, जितने बच्चे भी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, उसमें ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको कुछ नजर ही नहीं आया, मतलब प्लास्टिक का कहीं कुछ नजर ही नहीं आया उसको? ऐसा कोई है? नो सर। नहीं ना? नो सर। पक्का? तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? प्लास्टिक भी अभी लार्ज स्केल को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है। आपका फैन देखो, फैन के ऊपर जो है ना 2 कप नजर आएंगे आपको, 2 कवर्स नजर आएंगे फैन के अप साइड में, वो भी प्लास्टिक के बने हुए हैं। Even Yes, sir. हम लोग कपड़े पहनते हैं ना, ठीक है, उसके अंदर जो पॉलिस्टर है ना, पॉलिस्टर के जो कपड़े हैं, एक वैरायटी है, क्लॉथ की एक वैरायटी है पॉलिस्टर, वो भी पॉलीमर ही है, वो भी प्लास्टिक से ही बन रहा है, आर्टिफिशियल ही बन रहा है। रेनकोट पहन रहे हैं आप लोग? बारिश का मौसम चल रहा है हमारा, रेनकोट पहनते हैं आप लोग? हाँ, ये बताया नहीं किसी के रेनकोट है। और उसी के साथ साथ अभी अगर आप 2 व्हीलर के अंदर देखेंगे तो पुराने वाले जो मॉडल्स थे और नए वाले मॉडल्स में अगर आप कंपेयर करेंगे ना, अगर किसी के घर में 2 गाड़ियां हैं
जो एक पुराने वाला मॉडल है, जो हीरो होंडा मॉडल है, जो हीरो होंडा का मॉडल एक है और एक होंडा का हीरो का मॉडल है, सॉरी हीरो वाला और हीरो होंडा वाला, दोनों में ही कंपेयर कर लो आप लोग, आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि जितना स्टील हीरो होंडा के टू व्हीलर में बनाने के लिए इस्तेमाल होता था, अभी उतना स्टील हीरो के जो गाड़ी आ रही है ना, हीरो की जो टू व्हीलर आती है उसमें उतना इस्तेमाल नहीं होता है, उसको रिप्लेस कर दिया स्टील को पॉलीमर के साथ। फाइबर की चीज़ें देखने को मिलेगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा हीरो के अंदर, और हीरो होंडा के अंदर मेटल की चीज़ें देखने को मिलेगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी आर नाउ स्विचिंग फ्रॉम आयरन टू पॉलीमर, ओके। सो वी आर लीविंग द आयरन एज एंड एंटरिंग इनटू पॉलीमर एज। तो ये पॉलीमर एज में हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं। टाटा नैनो के बारे में सुना है आप लोगों ने, टाटा नैनो? यस सर। तो उसका जो बॉडी बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है पता है आपको? आउटर जो बॉडी है उसका, कार का बॉडी कार्बन फाइबर मटेरियल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कार्बन फाइबर। अभी आप लोग जो है आपके बाइसाइकिल्स भी आते हैं, साइकिल जो होती है ना, साइकिल पेडल वाली साइकिल, बाइसाइकिल्स भी अगर आप लोगों ने देखा होगा, ऑडी वाली, मर्सिडीज वाली कंपनी की जो है आती है बाइसाइकिल्स, उसका प्राइस हाई होता है और एकदम लाइट वेट होती है वो। हाँ, तो उसके अंदर भी जो उसका स्ट्रक्चर, जो फ्रेम है उस बाइसाइकिल का, वो मेटल का बना हुआ नहीं है, वो कार्बन फाइबर का बना हुआ है। तो ये एक टाइप का पॉलीमर कार्बन फाइबर। देन यही सेम कार्बन फाइबर आपके बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने में यूज होती हैं, ठीक है। मतलब उसके अंदर स्ट्रेंथ तो उतनी है जितनी कि मेटल में होती है, बट इसका बेनिफिट क्या है हमको कि ये लाइट वेट है एकदम। कैसा है ये? एकदम लाइट वेट है, ये इसका बेनिफिट है। तो ये कार्बन फाइबर मटेरियल अभी आने वाले दिनों में आपको जो कार नज़र आने वाले हैं, कारें जो नज़र आएगी आपको, वो मेटल की नज़र नहीं आएगी। कार की जो बॉडी है वो मेटल की नज़र नहीं आएगी, वो आपको कार्बन फाइबर की नज़र आएगी, ठीक है। अब डैशबोर्ड वगैरह तो ऑलरेडी बन ही रहा है। डैशबोर्ड तो कार के अंदर का जो अंदर का इंटीरियर होता है ना, वो तो बन ही रहा है पहले से कार्बन फाइबर का, बट आउटर जो बॉडी है वो भी कार्बन फाइबर की ही नज़र आएगी आपको आने वाले 10-20 साल, ठीक है। तो देखो इस तरीके के जो कार के ये मॉडल्स यहाँ पे बताए हुए हैं, जिसका जो आउटर सरफेस है। अभी देखो स्पोर्ट्स कार में और कन्वेंशनल कार में क्या डिफरेंस होता है? दोनों की प्राइस सेम होती है क्या? नो, नहीं होती है। स्पोर्ट्स का प्राइस ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि उसको हमको क्या करना है, स्पीड के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। स्पोर्ट्स कार जो है वो मैक्सिमम स्पीड के लिए डिज़ाइन की गई है, और जो कन्वेंशनल कार है, जो आपको डे टू डे लाइफ में यहाँ पे आपके आसपास जो कारें नज़र आती है, वो माइलेज के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन की गई है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन की गई है। जितना उसके अंदर पैसेंजर्स बैठ सकते हैं उसके हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन रहेगा, या फिर वो कितना ज़्यादा माइलेज दे सकती है उसके हिसाब से हम लोग उसको देखेंगे। तो माइलेज में और पैसेंजर में जो है वहाँ पे स्पीड का हमको कुछ लेना देना नहीं है, वहाँ पे वेट का हमको कुछ लेना देना नहीं है। वेट कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज स्पीड डजेंट मैटर इन केस ऑफ कन्वेंशनल कार्स, बट इन केस ऑफ स्पोर्ट्स कार्स you have to be more conscious about the speed और weight। अगर आपको स्पीड मैक्सिमम रखनी है तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, you have to decrease the weight, overall weight of the car, ठीक है। आपको ओवरऑल जो वेट है आपका कार का उसको कम से कम रखना है। तो वहाँ पे अगर आप मेटल का इस्तेमाल करोगे तो आपका ऑब्वियसली वेट जो है कार का बढ़ जाएगा। अगर आप वहीं पे कार्बन फाइबर मटेरियल का इस्तेमाल करोगे तो ओवरऑल जो वेट रहेगा कार का वो कम हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। दैट्स व्हाई इन केस ऑफ स्पोर्ट्स कार्स we prefer carbon fiber material for producing the car bodies, outer car bodies, okay। आगे यहाँ तक समझ में सबको? यस सर। अब शॉर्ट में बात बताता हूँ आपको, कंपोजिट मटेरियल किसको बोलते हैं, कंपोजिट्स किसको बोलते हैं। प्लाईवुड देखा है आप लोगों ने? प्लाईवुड, हाँ सर। प्लाईवुड के अंदर अलग अलग लेयर्स होती हैं, नोटिस किया आपने? अगर जिसने नोटिस नहीं किया अभी लेक्चर के बाद वो नोटिस कर सकते हैं कि एक पॉलीमर प्लाईवुड की एक प्लेट लो, एक शीट लो प्लाईवुड की, ठीक है। उसके अंदर उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वहाँ से देखो, साइड से देखो उसको, तो आपको मल्टीपल लेयर्स नज़र आएंगे, छोटे छोटे लेयर्स नज़र आएंगे। तो इस तरीके के जो होते हैं, इस तरीके के जो मटेरियल होते हैं उसको हम लोग कंपोजिट्स बोलते हैं, जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा नॉन मेटेलिक मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों ने ब्लॉक देखा होगा, आरसीसी का ब्लॉक, आरसीसी का ब्लॉक देखा है ना?
जो घर बनाने हाँ, में इस्तेमाल होता है, हाँ हाँ? हाँ सर। उसको भी हम लोग कंपोजिट बोल सकते हैं। क्यों उसको कंपोजिट बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग? सैंड यूज़ कर रहे हैं, सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, वाटर यूज़ कर रहे हैं। तो ये अलग अलग क्या है, नॉन मेटल मटेरियल का हम लोगों ने वहाँ पे यूज़ कर लिया। दैट्स वाई दैट RCC block is also known as a composite। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा नॉन मेटेलिक मटेरियल का अगर हम कंबाइन करते हैं उसको और मिक्सचर करके उसका जो है कोई एक मटेरियल तैयार करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट बोलेंगे। अब ये जो है वो मेटल्स के साथ भी तो हो सकता है कि दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को ज्वाइन करके हम लोग एक नया मेटल तैयार कर सकते हैं। यस और नो? कर सकते हैं कि नहीं? यस और नो? कर सकते क्या हो हैं। गया, सब लोग सो गए क्या? नो सर। हाँ, कर सकते हैं। दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को कंबाइन करके एक नया मेटल बना सकते हैं। हाँ यस तो ये जो सर। नया मेटल बनेगा ना उसको हम बोलेंगे अलॉय। क्या बोलेंगे उसको? अलॉय। मिक्सचर ऑफ टू Alloy. और मोर मेटल्स। द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स इज नोन एज अलॉय। ठीक है, मेटल्स के बारे में हो गया। अभी नॉन मेटल्स का अगर हम क्या कर रहे हैं, उसको ज्वाइन कर रहे हैं एक साथ, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? कंपोजिट बोल रहे हैं। द मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन मेटालिक मटेरियल्स इज नोन एज कंपोजिट्स। कंपोजिट। ठीक है, आ गया समझ में? यहाँ तक समझ में आया Yes, सबको? अभी लास्ट है हमारा एडवांस मटेरियल। एडवांस मटेरियल किसको बोलेंगे? ऐसे मटेरियल्स जो एडवांस्ड होते हैं। एडवांस मतलब क्या है? जो टेम्परेचर की वजह से उसका अपना शेप चेंज कर देते हैं। उसको स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊंगा तो शेप मेमोरी अलॉय एक स्पेशल मटेरियल है, या निटिनॉल से बना हुआ है। उसका जो मेटल है उसको बोलते हैं हम लोग निटिनॉल। तो वो निटिनॉल से बना हुआ है। उसके अंदर स्पेशलिटी है वो शेप मेमोरी होता है। मतलब आप उसको कितना भी डिफॉर्म कर दो, कोई भी अलग शेप में डिफॉर्म कर दो उसको, वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आता है। उसको बोलते हैं हम लोग शेप मेमोरी अलॉय। वो एडवांस मटेरियल में आता है। इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ना, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। So basically materials are classified into 5 types. First one is metal, second one is ceramics, third one is polymers, fourth one is composites and fifth one is advanced materials. एडवांस मटेरियल्स। Ceramics and glasses यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ceramics and glasses भी आ जाएगा। Glasses भी इसमें ऐड हो जाता है। Glasses के भी जो प्रॉपर्टीज है थोड़े से सिमिलर है ceramics के साथ। तो अगर टेक्स्ट बुक अगर आप लोगों ने लिया है तो आप लोगों को यहाँ पे ceramics and glasses नजर आएगा। ओके ओके। But among these types of materials, we are going to focus only on metals, polymers and advanced materials. आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है पोर्शन, उसके हिसाब से हम किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे? मेटल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, मेटल्स, पॉलीमर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे और एडवांस मटेरियल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। अभी मेटल्स को कम मत समझो आप लोग। मेटल्स बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है। इसके ऊपर ही 3 चैप्टर है आपके, मेटल्स के ऊपर ही। ठीक है, ओके सर एडवांस मेटल का कुछ एग्जांपल दो। निटिनॉल। निटिनॉल चलो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो ये जो है ना, इस तरीके का एक वायर होता है निटिनॉल का। अगर आप इसको क्या करोगे, हीट करोगे ना, अभी मान लीजिए ये आपका वायर है, इस शेप में, स्प्रिंग के शेप में मान लीजिए ये जो वायर है स्प्रिंग के शेप में था। मैंने क्या किया, उसको स्ट्रेच किया, खींच दिया, और खींच के क्या किया, ऐसा बना दिया, बंडल बना दिया उसका। आ रही बात समझ में? ओरिजिनल शेप क्या था इसका? यस सर। इस शेप का था, स्प्रिंग शेप का था। मैंने उसको स्ट्रेच करके क्या किया, बंडल बना दिया। अभी मैं क्या करूँगा, उसको थोड़ा सा अगर टेम्परेचर रेस करूँगा ना उसका, यहाँ पे एक देखो कैंडल की मदद से समझाने की कोशिश की गई है। अगर थोड़ा सा भी अगर मैं उसका टेम्परेचर रेस कर दूंगा ना, तो वापस से वो स्प्रिंग बन जाएगा। कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है उसके ऊपर। सिर्फ मैं इसको ओवन में भी रख दूंगा तो वापस से ये शेप रिगेन कर लेगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शेप मेमोरी अलॉय। मतलब अपना जो ओरिजिनल शेप था उसकी मेमोरी में स्टोर था, है ना। मैंने डिफॉर्म करके उसको दूसरा शेप दे दिया था, बंडल का शेप बना दिया यहाँ पे, लेकिन उसने अपना जो ओरिजिनल शेप था अपनी मेमोरी में स्टोर रखा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज शेप मेमोरी अलॉय। देखो यहाँ पे शेप मेमोरी दिख रहा है ना आपको, शेप मेमोरी। यस सर। हाँ, तो ये शेप मेमोरी अलॉय भी इसको बोलते हैं हम लोग। तो चाहे कोई भी शेप इसको दे दो। अभी देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, एक स्ट्रेट था, हमारा जो वायर था स्ट्रेट शेप का था। हमने क्या किया, उसको बेंड किया। ये फर्स्ट स्टेज है, लेफ्ट साइड वाला जो है फर्स्ट स्टेज है, राइट साइड वाला सेकंड स्टेज है। तो बेसिकली हमारे पास जो वायर था वो तो कैसा था, स्ट्रेट था, ऐसा बिल्कुल एकदम स्ट्रेट था।
उस वायर को क्या किया मैंने, उसको बेंड कर दिया। बेंड करने के बाद क्या है, उसको हॉट वाटर में मैंने उसको इमर्स किया, डुबोया है उसको हॉट वाटर के अंदर। तो डुबोने के बाद क्या हो गया, वापस से अपना जो है स्ट्रेट जो था, स्ट्रेट शेप, ओरिजिनल शेप उसने रिगेन कर लिया है। देखो यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया है, हमारे पास एक स्ट्रेट वायर था, उसको क्या किया, बेंड किया, अगेन उसका टेम्परेचर थोड़ा सा रेज किया। ये बेंड किया हुआ वायर है ना, उसको थोड़ा सा टेम्परेचर रेज करेंगे ना तो वापस से वो स्ट्रेट हो जाएगा। वही एग्जांपल जो मैंने अभी स्प्रिंग का दिया था, ये स्प्रिंग है हमारे पास। देखो यहाँ पे एक स्पेक्स का एग्जांपल दिया गया है। अभी देखो यहाँ पे ये स्प्रिंग का एग्जांपल दिया गया है। ये स्प्रिंग था, ये वाले शेप का था। कर्सर नजर आ रहा है आपको? यस 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 सर। ये Yes, हाँ, sir. ये वाले शेप का हमारा स्प्रिंग था। तो क्या किया हम लोगों ने, उसको स्ट्रेच कर दिया, थोड़ा सा एलोंगेट कर दिया हमने, उसको खींच दिया, थोड़ा सा स्ट्रेच करिए। एलोंगेट करने की वजह से यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्न्स जो है अभी यहाँ पे ये थोड़े से एलोंगेट हो गए या कम हो गए। अगर यहाँ पे लाइटर से मैं फ्लेम को बर्न करूँगा और जिसकी वजह से ये स्प्रिंग का टेम्परेचर रेज होगा तो वापस से ये पूरा का पूरा स्प्रिंग इस जैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो क्यों पॉसिबल हुआ वो? बिकॉज उसने अपना ओरिजिनल शेप जो था अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखा था। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, निटिनॉल का एक वायर है हमारे पास, ऐसा वायर है। तो इसको हमने क्या किया, सेकेंड स्टेज में बेंड कर दिया, एकदम कुछ तो एक नया शेप दे दिया, बिल्कुल अजीब शेप दे दिया हमने। फिर इसको क्या किया हमने, एक हॉट वाटर में डाला, ऐसे वाटर में डाला जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, हाई है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर रेज होने की वजह से, सॉरी यहाँ पे कोल्ड वाटर दिया हुआ है बट एक्चुअली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर रेज करते हैं, यहाँ पे हॉट वाटर होना चाहिए, ठीक है। कोल्ड वाटर में डाला तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोल्ड वाटर में डालेंगे तो उसका शेप चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। शेप कब चेंज होगा, जब वो हॉट वाटर में जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि उसको हॉट वाटर में ही डालना है, आप उसको ओवन में भी डाल सकते हो। इन शॉर्ट हमको क्या करना है, उसका टेम्परेचर रेज करना है, टेम्परेचर को बढ़ाना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो कोल्ड वाटर में डाला तो शेप में कोई चेंज आया नहीं आया। नो सर। अभी फिर क्या हमने क्या किया, हॉट वाटर में डाला, देखो नीचे से फिल्म लगा हुआ है। हॉट वाटर में जैसे डाला है उसका टेम्परेचर रेज हुआ, टेम्परेचर रेज होने के बाद ओरिजिनल शेप इसने जो था हमारा ओरिजिनल शेप वो रीगेन कर लिया। तो दिस इज हाउ निटिनॉल बिहेव्स। तो इस निटिनॉल को जो है हम लोग शेप मेमोरी अलॉय बोलते हैं या फिर एडवांस्ड मटेरियल भी बोलते हैं, ये एडवांस मटेरियल भी बोला जाता है उसको।